आज हम आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी के दूसरी यूनिट का 5वां चैप्टर वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम आपको मेंडल्स का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम जिसे कहते हैं, और पहले नियम को हिंदी में प्रबलता या प्रभाविता का नियम कहते हैं, वो हम बता चुके हैं। उसमें हमने ये भी बताया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, और सप्रभाविता जिसे को डोमिनेंस कहते हैं, ये सब हमने बताया। आज इस वीडियो के इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है, इस वीडियो का दूसरा पार्ट, इसमें हम आपको बताएंगे मेंडल्स थर्ड लॉ, जो स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस नियम को आप समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक लगे रहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यह वंशागति के नियम, वंशागति और विविधता के चैप्टर में बोर्ड की परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। तो यह अब तक आपने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्लास, एक गुण संकरण को देखा, और आज डाई हाइब्रिड क्लास के बारे में बताएंगे, जिसे द्विसंकरण या द्विगुण वंशागति के संकरण कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज आप सीखेंगे कि कैसे द्विगुण संकरण क्रॉस कराया जाता है, क्या उसके लक्षण हैं, चार्ट के माध्यम से विविध ये देखिए ये पुनेट्स की तरह स्क्वायर है, और इसमें आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे और भी टॉपिक हैं, बहुजीनी वंशागति, और इसमें आप सीखेंगे कि क्रोमोसोम सिद्धांत, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप पेन, रफ कॉपी लेकर के बैठ जाइए, और जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता जाऊंगा, नोट करते जाइए, ताकि परीक्षा के लिए आपके लिए आसान हो सके और परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, चलो। तो आज जो टॉपिक है दो जीनों की वंशागति। अब तक आपने एक जीन की वंशागति, यहाँ पर दो जीनों की वंशागति, कहने का मतलब कि दो गुण वंशागति, दो लक्षणों को लेकर के मेंडल ने प्रयोग किया, जिसमें मटर के पौधों पर इनका सो प्रयोग था ही। इन्होंने संकरण प्रयोग किए, जैसे पीले और गोल बीज वाले पौधों का उन्होंने क्रॉस हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों से किया, और मेंडल ने पाया कि इस प्रकार के जनकों के संकरण से केवल पीले रंग वाले गोल बीज जो होते हैं वो के पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, पीले और गोल बीज वाले ही पौधे प्राप्त हुए। कौन से? F1 पीढ़ी में। तो अब बता सकते हैं कि पीले और हरे रंग तथा गोल झुर्रीदार आकृति में कौन प्रभावी रहा होगा। तो जो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होंगे वही प्रभावी हो गए, यानी कि पीले और गोल रिंग प्रभावित है। ठीक है, इस क्रॉस को समझने जो ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, द्विसंकर परिणाम जो एक पुनेट स्क्वायर की तरह से है ये, इसको समझने के पहले हम ये स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम क्या है इसको समझ लेते हैं। तो स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम, जैसा कि हमने बताया कि इन्होंने गोल और पीले कौन कौन से लिए थे, गोल और पीले रंग को लिए इन्होंने प्रभावित लक्षण। ये देख लीजिए, पहले हम दिखा दें आपको, ये देख लीजिए उसके बाद आके आपको बताते हैं। जैसे देखिए, ये जो जनक पीढ़ी पैरेंट P1, इसको बोलते हैं P1। ठीक है, ये जो जनक पीढ़ी है P1 पैरेंट, इन्होंने लिया गोल और पीला। देख रहे हैं ये बीज है, गोल है और पीला है। तो गोल का राउंड RR ले लिया, कैपिटल RR, ये राउंड के लिए शो करता है, और ये जो YY कैपिटल YY है ये येलो रंग के लिए है। तो कैपिटल YY येलो रंग और राउंड गोल बीज है और पीला बीज, ये प्रभावी है, दोनों प्रभावी हैं। किस पर प्रभावी हैं? दूसरा बीज है झुर्रीदार और हरा। तो झुर्रीदार जो सिकुड़ा रहता है, ठीक है, उसको स्मॉल RR से दिखाया है। कैपिटल RR है तो राउंड सीड है, वो प्रभावी है किस पे? झुर्रीदार पर। यानी कि राउंड जो गोल बीज है, गोल प्रभावी लक्षण है झुर्रीदार पर। ठीक है, और हरा कलर बीज का जो हरा कलर है वो अप्रभावी लक्षण है। इसका प्रभावी लक्षण क्या है? येलो। ठीक है, येलो कलर प्रभावी है, हरा कलर अप्रभावी है, वहीं पर गोल बीज प्रभावी है, जबकि झुर्रीदार अप्रभावी है। ये इन्होंने एक तरह से ये लक्षण लिया, दो जीन वंशागति में दो लक्षण, दो जीन, मतलब एक राउंड और एक येलो कलर। ठीक है, ये प्रभावी किस पे है? इसका कौन सा अप्रभावी है? झुर्रीदार और हरा। अब इसको इन्होंने क्रॉस कराया। ठीक है,
क्रॉस कराते हैं जब ये जीवन है, ये क्या है, ये जीवन है, गैमेट, प्रथम गैमेट। तो इसका प्रथम गैमेट जो बनता है, देखो ये सर्किल से मैं दिखा रहा हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें से चूंकि ये बीज क्या है, ये डिप्लॉयड है, तो इसका जो गैमेट बनेगा हैप्लॉयड होगा। तो हैप्लॉयड इसमें से एक सिंगल आर और एक कैपिटल वाई लेकर के कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये युग्मक बन गया, ठीक। और अप्रभावी वाले में से स्मॉल आर एक ले लिया और एक स्मॉल वाई ले लिया, स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई लेकर ये गैमेट बन गया। अब दोनों को जो क्रॉस कराया गया है, देखो ये बीच में क्रॉस का निशान है, क्रॉस कराया गया है इससे ये क्या आया है, चूँकि प्रभावी लक्षण, जैसे कि आपने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस में, प्रभाविता के लक्षण में जो F1 पीढ़ी होता है, F1 पीढ़ी पहली संतान, ठीक है, पहले पीढ़ी की संतान, ये जो होगी वो प्रभावी लक्षण तो दिखेगा, लेकिन उसके साथ में अप्रभावी लक्षण के जीन्स रहते हैं, ठीक। तो ये जो कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये लक्षण फिनोटिपिकली दिखेगा, देखने में बीज जो होगा वो क्या होगा, वो गोल होगा और पीला होगा, जबकि झुर्रीपन और हरेपन का जीन्स उसके अंदर रहेगा लेकिन दबा रहेगा। ये होता है हाइब्रिड, क्या होता है ये, हाइब्रिड, संकर प्रजाति, HYBRID, हाइब्रिड, ठीक। अब इसको जब F1 में क्रॉस कराते हैं तो इस तरह से क्रॉस कराते हैं। इसको समझने से पहले आप स्वतंत्र अभिव्यूहन को पूरी तरह से समझ लीजिए। तो ये हमने बता दिया है आपको। इसमें से थोड़ी चीज़ ये समझ लीजिए कि जैसे इन्होंने पीले रंग हरे रंग के ऊपर, ये तो हमने बता दिया है आपको कि जो झुर्रीदार पीले रंग हरे रंग के ऊपर गोल आकृति झुर्रीदार के ऊपर प्रभावी है। यही निष्कर्ष जब पीले एवं हरे तथा गोल एवं झुर्रीदार बीजों वाले पौधों के बीच एक संकर संकरण अलग अलग किया गया तो इनके परिणाम से भी निकलता है। जैसे जीनोटाइप प्रतीक कैपिटल वाई प्रभावी पीले के लिए बता दिया, स्मॉल वाई अप्रभावी हरे बीज के लिए है, राउंड गोल बीज तथा स्मॉल आर झुर्रीदार बीजों वाले प्रयोग करें तो जनकों के जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई तथा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया, पहले समझा दिया। जिसमें जनक पौधों के जीनोटाइप दर्शाए गए हैं, निषेचन होने पर युग्मक कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई मिलकर F1 संकर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को उत्पन्न करते हैं। जब मेंडल ने इन F1 पौधों को स्वयं संकरित किया, स्वयं संकरित का मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि पौधे के जो फ्लावर थे उनको टैग कर दिया, प्लास्टिक से ऊपर से बांध दिया ताकि दूसरे का परागकण इसके मादा पुष्प के वर्तिका पर न पहुंच पाए। उसी का जो पॉलन ग्रेन है उसी में से वो पॉलिनेट हो, परागित हो, इसी को बोलते हैं स्वयं संकरित या सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। तो उन्होंने पाया F2 पीढ़ी की, F2 पीढ़ी में क्या पाया कि F2 के जो पौधे हैं वो 3/4 पौधों के बीज पीले और 1/4 के बीज हरे थे। पीला अर्थात पीला और हरा रंग का अनुपात जो था 3:1 के अनुपात में विसंयोजित हुआ, मतलब विसंयोजित मतलब 3:1 अनुपात में अलग अलग हो गया। इसी प्रकार गोल और झुर्रीदार बीज की आकृति भी 3:1 अनुपात में विसंयोजित हुई, एक संकर क्रॉस की तरह ही। अब स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, अब समझिए कि स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक। अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए कि इसको सरल शब्दों में क्या कहा जाता है। सरल शब्दों में जैसे कि दूसरे आसान से शब्दों में कहा जाए समझने के लिए, तो नोट करिए आप लोग कि एक आनुवंशिक लक्षण का प्रबल कारक, एक आनुवंशिक लक्षण का प्रबल कारक स्वतंत्र रूप से दूसरे के प्रबल कारक से ही नहीं वरन अप्रबल कारक से भी मिल सकता है, और एक का अप्रबल कारक दूसरे के अप्रबल से ही नहीं वरन प्रबल कारक से भी मिल सकता है, ठीक। फिर दोबारा, एक आनुवंशिक लक्षण का प्रबल कारक स्वतंत्र रूप से दूसरे के प्रबल कारक से ही नहीं कामा वरन अप्रबल कारक से भी मिल सकता है, और एक का अप्रबल कारक दूसरे के अप्रबल ही नहीं वरन प्रबल कारक से भी मिल सकता है, ठीक। मेंडल के इस निष्कर्ष को कार्ल कोरेंस, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, कार्ल कोरेंस ने मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम के नाम से घोषित किया, या इसी को कहते हैं
विन्यास के नियम, मेंडल के विन्यास के नियम या मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम के नाम से कार्ल कोरस ने घोषित किया, क्योंकि ये 34-35 साल बाद इनके खोज को पुनः ये खोज किए थे। कार्ल कोरस थे और ह्यूगो de Vries थे और सेरमार्क थे। और इस नियम को स्वतंत्र प्रति सम्मिश्रण का नियम भी कहते हैं, याद रहना चाहिए, स्वतंत्र प्रति सम्मिश्रण का नियम भी, लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और अलग से आप समझ लीजिए कि जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस प्रबलता के नियम को समाप्त करके अब इसी स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम को अनुवंशिकी का एक दूसरा नियम की मान्यता देने लगे हैं, वो अलग बात है, ये लेटेस्ट न्यूज़ है। तो स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम के समझा आपने। स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम को मतलब स्वतंत्र होते हैं, जो भी लक्षण एक दूसरे साथ F1 पीढ़ी में मिक्स होते हैं वो F2 पीढ़ी में प्रबल कभी अप्रबल के साथ में साथ साथ रहता है एक पीढ़ी में, उसके बाद फिर अलग हो जाता है, और कभी कभी अप्रबल प्रबल के साथ भी जुड़ करके साथ साथ रहता है और फिर आगे चल के फिर वो अलग हो जाता है। तो किसी के साथ भी वो लग सकता है लक्षण, प्रबल अप्रबल के साथ में भी मिल सकता है और अप्रबल प्रबल के साथ भी मिल सकता है, ठीक है। यही होता है स्वतंत्र अभिव्यूहन करना, स्वतंत्रता के साथ में, किसी के साथ में कोई बंधन नहीं है। अब समझिए इसको कि इन्होंने क्या बताया कि अब यह चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है चार्ट के माध्यम, हाँ चार्ट के माध्यम से पहले समझ लेते हैं, आपको समझा देते हैं ये, ठीक है। इसमें देखिए कि ये जो चार्ट दिया हुआ है F1 पीढ़ी, देख रहे हैं ना, ये F1 पीढ़ी में आपको टूल्स के मदद दिखा दूँ, ये F1 पीढ़ी है, देख रहे हैं, ये F1 पीढ़ी। इसका जो गैमिट बनेगा, एक तो ये देखो, ये जो निशान बना है ये किसका निशान है, नर युग्मक का, मेल है। और अगर इस तरह से नीचे प्लस बना दिया जाए तो ये हो जाता है फीमेल। तो ये है फीमेल, यानी कि अंडाशय में जो अंडाणु बने हैं, और ये मेल है जहाँ पर परागकण के बनते हैं और परागकण से फिर युग्मक बनते हैं। तो ये चीज़ें एक साइड में जो इसका बनाते हैं, इसको बनाने का तरीका पहले जान जाइए कैसे बनता है ये, ठीक है। देखिए ये बनाने का तरीका है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये जो क्रॉस हुआ है यहाँ पर, देख रहे हैं, ये जो क्रॉस हुआ है ये और ये, इसको सीधे ऐसे रख सकते हैं आप, इसको सीधे पहले रख के समझ लीजिए, कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, ये हो गया F1 पीढ़ी का, ठीक है, जो यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसको रीअरेंज किया जाता है, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, इसको आप अरेंज कर लीजिए कैसे, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चारों जो लेटर्स हैं वो इधर उधर करके कोई सब में होने चाहिए, F1 पीढ़ी में सब होने चाहिए, चाहे कैपिटल R कैपिटल Y या स्मॉल r स्मॉल y लिखिए, या ज़्यादा अच्छा होता है कि कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y लिख देंगे तो गैमिट बनाने में F2 पीढ़ी के लिए आसान होता है। वो कैसे, देखिए, जब इसको गैमिट बनाना हो तो एक ये है गैमिट, ठीक। तो इसको बनाने के लिए देखो ये तरीका है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। जब इसको गैमिट बनाना हो चाह रहे हो तो ऐसे बनाइए आप लोग, एक कैपिटल R के साथ में ये, ठीक, फिर स्मॉल r के साथ में ये, ठीक है। इसको यहाँ पर निशान इस तरह समझिए, ये कैपिटल R, एक मिनट से, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यानी कि सभी के साथ में पेयर होना चाहिए। तो कैपिटल R, देखिए ये कैपिटल R, ये कैपिटल Y हो गया, ठीक। और देखिए कैपिटल R ये और स्मॉल y, ये पेयर बन गया। अब फिर स्मॉल r को, कैपिटल R का दोनों हो गया, अब स्मॉल r कैपिटल Y, ठीक। अब देखिए, अब स्मॉल r ये स्मॉल y, देखिए, देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये मैंने इसीलिए इसको पहली बार हटा करके ये दूसरी बार ये बनाया जो, ताकि आप समझ सकें कैसे ये गैमिट बनता है, ठीक है। ये गैमिट बन गया, ये मान लीजिए कि ये परागकण हो गया, जो परागकण छोटे छोटे होते हैं, परागकण ऐसे ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ये नर गैमिट हो गया, नर युग्मक। और उसी तरह से इधर भी ये मादा युग्मक बनता है,
ठीक, इतना तो आप समझ गए होंगे गैमेट बनाना। अब देखिए, अब क्रॉस कराइए। जब क्रॉस कराएंगे तो रखेंगे कैसे आप, जो एक साइड में इधर ये रख लेंगे ये चारों, और एक साइड में इधर चारों रख लेंगे। ठीक, इस तरह से 4 खाने का एक वर्गाकार खाना बना लेंगे, जिसमें 16 खाने सब होते हैं। ठीक है, बेड़े बेड़े और खड़े खड़े पाई खींच करके 16 खाने बना लेंगे, और हर खाने के सामने साइड में इधर भी ये मेल वाला फीमेल वाला इधर कर लेंगे, और एक साइड में ऊपर की तरफ ये मेल वाला कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका है कैपिटल आर, देखो इसका पहले इसका रखते हैं, पहले का कैपिटल आर, पहले इसको रख देते हैं, ये दोनों जोड़ लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसी को यहाँ लिख दो, इस खाने में लिख दो इसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसको रीअरेंज करने के लिए साफ साफ लिखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक, अब इसी को चलिए इसमें देख लें, ये दूसरा कैपिटल आर, इसका ले लीजिए स्मॉल आर, इसका ले लीजिए कैपिटल वाई, इस कैपिटल वाई, ये हो गया। ठीक, उसी तरह से तीसरे में इसको ले लीजिए ये। ठीक, अब कैपिटल आर चाहे आप ऐसे भी रख सकते हैं, एक बार इसको रख दीजिए कैपिटल आर स्मॉल वाई रख सकते हैं, या थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, अच्छा लगता है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जैसे ये कि रखा हुआ है। अब इसके बाद ये चौथे वाले को ले लीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर इसमें से, फिर कैपिटल वाई इधर से फीमेल से, और फिर इसमें से मेल वाले से स्मॉल वाई, ये। ठीक, अब इसी तरह से सब आप रखते जाइए इसका, फिर ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद फिर आप दूसरे वाले को ले लीजिए, ये दूसरा वाला, फिर इसको ऐसे इसको करेंगे ये बनेगा, फिर इसको करेंगे तो ये बनेगा, फिर इसको ऐसे करेंगे तो ये आएगा, फिर इसको करेंगे तो ये आएगा। ठीक, अब समझते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये। ठीक, इसी तरह से अब तीसरा वाला जब आप रख लेंगे, ये वाला तीसरे वाले को ऐसे रख दीजिए, इसका इन दोनों को जोड़ करके इसमें रख दीजिए इसके सामने, फिर दूसरे से ले लीजिए ये, फिर इसको ये तीसरा वाला इधर कर दीजिए, फिर इसको इधर, यानी कि जो यहाँ रखा है फीमेल वाला का जो गैमिट है, मेल का गैमिट पूरा का पूरा उतार करके रख देना है उसके सामने खाने में। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं आराम से। अब देखिए चौथा वाला भी इसी तरह से, ये यहाँ रख दिया, ठीक, फिर दूसरे से यहाँ रख दिया, फिर तीसरे से यहाँ रख दिया, फिर चौथे थे यहाँ रख दिया। इन्हीं लेटर्स को रखना है, एक बार फीमेल का दूसरी बार मेल का, जो वहाँ पे रखा है गैमिट, दोनों गैमिट उठा के रख देना है। बस थोड़ा सा अरेंज करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों लेटर एक साथ, आर एक साथ कर दो, वाई एक साथ कर दो, जैसे है कैपिटल है तो कैपिटल लिखो, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लिखो। ठीक, ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें से जो अब लक्षण देखा जाता है कि प्रभावी जहाँ होगा, कैपिटल आर जहाँ होगा वो राउंड बीज बनेगा, कैपिटल वाई जो होगा वो, एक भी कैपिटल आर होगा तो राउंड सीड बनेगा, एक भी कैपिटल वाई होगा तो वो पीला सीड बनेगा। ठीक है, इसी को ध्यान देना है। जैसे देखिए, और उस ठीक और उसके अलावा और भी कैसे देखा जाता है कि जब आप दोनों स्मॉल आर होंगे तो वो बीज राउंड नहीं होगा, वो झुर्रीदार होगा, या दोनों कैपिटल वाई नहीं होंगे, सब स्मॉल वाई होंगे तो वो क्या होगा, हरा बीज होगा। ठीक है, या सब स्मॉल आर स्मॉल वाई हो तब वो क्या होगा, झुर्रीदार और हरा होगा। देखिए कैसे, पहले में देखिए आप, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है तो राउंड होगा और वाई है तो पीला होगा, पीला बना हुआ है। ठीक, इसमें देखिए, इसमें भी कैपिटल आर है तो राउंड होगा, कैपिटल वाई है तो पीला होगा। यहाँ पर भी देखिए, दो कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई है तो राउंड और येलो होगा। यहाँ पर देखिए, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई है तो ये राउंड और येलो होगा। प्रभावी लक्षण है ना, यह मैंने पहले बताया कि राउंड झुर्रीदार पर प्रभावी है और पीला हरे पर प्रभावी है। यहाँ पर भी देखिए, कैपिटल आर एक है और दो कैपिटल वाई हैं तो राउंड और येलो होगा। यहाँ पर देखिए, अब ये कैपिटल आर कोई नहीं है, दोनों स्मॉल आर हैं, दोनों स्मॉल आर हैं तो झुर्रीदार बीज, देखो झुर्री, लेकिन ये कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है तो पीला होगा, लेकिन स्मॉल आर है तो ये राउंड नहीं होगा, झुर्री होगा। ये देख रहे हैं ये। उसी तरह से इसके आगे देखिए, एक कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई है, ये हो गया राउंड और येलो। यहाँ पर देखिए, दोनों स्मॉल आर हैं, इसमें दोनों स्मॉल आर हैं
और एक कैपिटल वाई है तो क्या होगा, ये झुर्रीदार होगा। लेकिन एक कैपिटल वाई है तो ये क्या होगा, येलो होगा। इसमें देखिए कैपिटल आर है तो राउंड होगा, एक कैपिटल वाई है तो येलो होगा। इसमें देखिए एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, राउंड येलो। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर है तो राउंड होगा, लेकिन स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई है तो अब येलो नहीं होगा, क्या होगा, हरा होगा। यहाँ पर ये हो गया। दूसरे में देखिए कैपिटल आर है तो राउंड होगा, झुर्रीदार सिकुड़ा हुआ नहीं होगा, राउंड होगा। और लेकिन स्मॉल वाई वाई है तो हरा होगा, ये भी हरा हो गया। अब इसमें देखिए कैपिटल आर एक कैपिटल वाई तो राउंड येलो, दोनों स्मॉल आर आ रहे हैं, झुर्रीदार होगा, ठीक। और एक कैपिटल वाई है तो येलो हो गया। कैपिटल आर राउंड होगा, दोनों स्मॉल वाई हैं तो हरा होगा। यहाँ पर स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई तो राउंड भी नहीं होगा, न तो येलो होगा, क्या होगा, झुर्रीदार होगा और हरा होगा, ठीक है। इस तरह से देखते हैं, सब मिलाते हैं। देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि इसमें जितने राउंड गोले बीज हैं येलो हैं वो कितने हैं, 9 हैं। याद रखिए 9 गोले और पीले बीज 9 हैं। गोल और हरे कितने हैं देख लीजिए, हरे वाले में 3 गोल हैं, गोल भी हैं और हरे भी हैं। झुर्रीदार और पीले देखो बीज, यहाँ एक ये, क्या है ये, झुर्रीदार है, पीले हैं, ठीक। और झुर्रीदार और हरा, एक जो है ये झुर्रीदार भी है, हरा है एक। तो अनुपात निकलता है 9:3:3:1, ठीक, 9:1। ये अनुपात निकलता है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पर पूरा डिटेल में दिखाया गया है कि द्विसंकर क्रासों में फिनोटाइपिक गोल पीला, झुर्रीदार हरा, गोल हरा और झुर्रीदार हरा 9:3:3:1 अनुपात में प्रकट हुए। ये हमने आपको बता दिया। तो मेंडल द्वारा जो अध्ययन किया गया, ये कई लक्षण युग्मों में से ऐसा ही अनुपात देखा गया है, ठीक है। 9:3:3:1 के अनुपात को 3 पीला अनुपात 1 हरा के साथ 3 गोल अनुपात 1 झुर्रीदार को संयोजन श्रेणी के रूप में व्युत्पन्न किया जा सकता है। इस व्युत्पन्न को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, 3 गोल अनुपात 1 झुर्रीदार, 3 पीले 1 हरा। इसको जब बराबर करेंगे तो 9 गोल पीले अनुपाते 3 झुर्रीदार पीले अनुपाते 3 गोल हरे अनुपाते 1 झुर्रीदार हरे। ये मैंने आपको बता दिया क्रास में। द्विसंकर क्रासों में क्या होता है, द्विसंकर क्रास जिसे हम डाई हाइब्रिड क्रास कहते हैं। अब डाई हाइब्रिड क्रास की परिभाषा अगर लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं कि परिभाषा क्या, उसको समझने के लिए कि डाई हाइब्रिड क्रास है क्या। डाई हाइब्रिड क्रास में क्या होता है कि इसमें एक गुण संकरण के बाद मेंडल ने कई 7 आनुवंशिक लक्षणों में से 2 लक्षणों की एक साथ वंशागति के अध्ययन करने के लिए मटर में द्विगुण संकरण प्रयोग किए, ठीक है, ताकि वंशागति में विविध लक्षणों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया जा सके। इस तरह से उन्होंने जब प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि ये अनुपात आते हैं 9:3:3:1 के अनुपात में, ठीक है। इसमें 2 लक्षण साथ लिए जाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि डाई हाइब्रिड क्रास द्विसंकर गुण में कितने अनुपात आते हैं, तो आपका जवाब होगा 9:3:3:1। द्विसंकर क्रासों में क्या, 2 विशेषकों के भिन्न पौधों के क्रास, 2 विशेषकों मतलब 2 लक्षण वाले पौधों के क्रास किए जाते हैं। उनके परीक्षण पर जो आधारित जो मेंडल ने एक सामान्य दूसरा नियम बताया, उसे मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र हो जाता है। यह नियम क्या कहता है, यह नियम कहता है कि यहाँ से आप देखिए, यह नियम क्या कहता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये अंडरलाइन मैं कर दे रहा हूँ। यह नियम कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं, 2 जीन की वंशागति है ना, इसलिए 2 जोड़े लिए जाते हैं, तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। एक साथ मिल सकता है लेकिन अगली बार वो स्वतंत्र हो जाता है, किसी दूसरे के साथ भी जा सकता है, यही है, ठीक। ये मैंने दिखा दिया। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई पौधे में असूत्रण कोश का विभाजन स्वरूप अंड और पराग उत्पादन समय जीन के 2 जोड़ी के स्वतंत्र विसंयोजन को समझने के लिए पनेट वर्ग, जो चौकोर खाना है उसी को पनेट वर्ग बोलते हैं, पनेट वर्ग का सफलतापूर्वक
सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। जीन की एक जोड़ी कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच संयोजन पर विचार करें तो 50% युग्मकों में जीन कैपिटल आर विद्यमान है और 50% में जीन स्मॉल आर। इसमें कैपिटल आर या स्मॉल आर होने के साथ साथ एलील कैपिटल वाई या स्मॉल वाई भी है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई का बीच संयोजन भी कैपिटल आर स्मॉल आर के समान ही होता है। ठीक है, याद रखने लायक महत्वपूर्ण बात यह है कि 50% कैपिटल आर और 50% स्मॉल आर का बीच संयोजन 50% कैपिटल वाई और 50% स्मॉल वाई के बीच संयोजन से स्वतंत्र है। अतएव कैपिटल आर धारी युग्मकों के 50% में कैपिटल वाई और दूसरे 50% में स्मॉल वाई, इसी प्रकार स्मॉल आर धारी युग्मकों में 50% कैपिटल वाई तथा शेष 50% स्मॉल वाई जीन है। अतः युग्मकों के 4 जीनोटाइप बन जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के परागकण और 4 प्रकार के अंडाणु। ये 4 प्रकार हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, जिनमें प्रत्येक की संख्या कुल युग्मकों की 25% अर्थात 1/4 है। जब पनिट वर्ग के 2 पार्श्वों में अंड और पराग लिख करके आप उस तरह से क्रॉस करते हैं, तब जैसा कि आपने देखा, मैं समझाया पनिट वर्ग के स्क्वायर में, तो संगठन का पता करने होगा कि F2 पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और यद्यपि पुनेट के 16 वर्ग हैं, किंतु उनमें कितने जीनोटाइप फिनोटाइप बनते हैं ये इसमें दिए फॉर्मेट से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आप जीनोटाइप देखा आपने, फिनोटाइप देखा कि 9:3:3:3:1 के अनुपात में। ठीक है, अब चलिए देखिए वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। एक चीज़ और यहाँ पर पूछा है प्रश्न, क्या पनिट वर्ग के प्रयोग के आंकड़ों से आप F2 अवस्था के जीनोटाइप का पता कर सकते हैं? पता कर इस फॉर्मेट में भर सकते हैं? हाँ, भर सकते हैं। क्या जीनोटाइप अनुपात भी 9:3:3:1 ही है? नहीं, जीनोटाइप अनुपात नहीं है, ये फिनोटिपिक अनुपात है। 9:3:1 फिनो जो दिखने में लगता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्रोमोसोम, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत आप नोट कर लीजिए कि इस सिद्धांत को सटन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, और वैसे उनके साथ में एक बोवेरी थे। बोवेरी और सटन दोनों ने इस पर अध्ययन किया, खोज किया, लेकिन सटन ने यह प्रस्तुत किया, घोषित किया कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। पूछा जाता है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो जवाब होगा सटन। ठीक, इसमें है क्या ये देख लीजिए। इसमें होता क्या है कि लक्षणों की वंशागति पर कार्य जो किया गया 1865 में, वो पहले प्रकाशित हो चुका था, परंतु कई कारणों से ये 34-35 साल तक अज्ञात रहा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे उसमें संचार की सुविधाएं नहीं थी, अच्छी नहीं थी, जिससे प्रचार मिलता। दूसरे जीन जो मेंडल के कारक थे, उनकी खोज बाद में हुई। वे लक्षणों के नियंत्रक की अस्थायी और विविक्त इकाइयों के रूप में हैं। जीन, इनका नियंत्रक की संकल्पना अर्थात ऐसे अलील जो एक दूसरे के साथ सम्मिश्रण नहीं होता, मेंडल के समकालीन वैज्ञानिकों को रास नहीं आया। तो ये सब इतिहास है कि बाद में कुछ लोगों को मेंडल ने गणितीय आधार पर इसका जो परीक्षण किया था, वह चीज़ें कई वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आई, पसंद नहीं आया, तो 35 साल तक इसी कारण से दबा रहा। बाद में 3 वैज्ञानिक, ह्यूगो डी व्रीज जो कि हॉलैंड के वैज्ञानिक हैं, कार्ल कोरेंस जर्मनी के हैं, वान सेरमार्क ऑस्ट्रिया के, 3 वैज्ञानिकों ने इस पेपर में जो प्रकाशित हुआ था उसको पर अध्ययन किया और फिर से खोज करना शुरू किया, और स्वतंत्र रूप से अलग अलग, ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ मिल करके, अलग अलग। ह्यूगो डी व्रीज अलग इसे खोज कर रहे थे, उसकी शुद्धता कर रहे थे, जांच कर रहे थे, खोज कर रहे थे। कोरेंस अलग और सेरमार्क अलग, और सब ने एक निष्कर्ष पर पहुँचे अपने प्रयोगों को लेकर के। क्योंकि उस समय सूक्ष्मदर्शी की खोज हो चुकी थी, तकनीक आ गई थी, तो काफ़ी सुविधा हुई इन लोगों को, कोश का विभाजन देखने में ये लोग समर्थ हुए, और धीरे धीरे ये लोग क्रोमोसोम जो रंग जाने वाले गुण के रंगीन काय कहा गया था, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति संचालन का ज्ञान हो चुका था। वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी या बोमेरी कहा जाता है, क्रोमोसोम का इन्होंने अध्ययन किया इस तरह से कि कैसे जीवन फेज G2 फेज में ये होते हैं, फिर अर्धसूत्री मियासिस के एना फेज पश्चावस्था में, फिर अर्धसूत्री सेकंड के पश्चावस्था में देखो ये अलग हो जा रहे हैं। जनन कोशिका इस तरह से 4 बनती है, अर्धसूत्री में 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो उस समय ये वैज्ञानिकों ने
गुणसूत्रों पर अध्ययन बड़ी तेज़ी से चल रहा था 1902 के आसपास। तो ये लोग समझे कि जो मेंडल ने जिसे कारक बताया था वो आज वास्तव में वो जीन है, गुणसूत्र हैं। तब इन्होंने दिया कि क्रोमोसोम और जीन के व्यवहार में क्या तुलना है। देख रहे हैं ये चार्ट बना हुआ है, ये ए और बी। इन्होंने बताया कि ये देखो गुणसूत्र वाला है, गुणसूत्र जोड़े में होते हैं और जीन जोड़े में होते हैं। इस तरह से दोनों में अलग बताया, अलग अलग व्यवहार। युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार भी संयोजित होते हैं कि एक युग्मक जोड़े में से केवल एक ही जाता है, गुणसूत्र। युग्मक जनन के दौरान भी संयोजित होते हैं और जोड़े में से केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होता है। एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र भी संयोजित होता है। और इधर गुणसूत्र में अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र भी संयोजित होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने दोनों के व्यवहार की तुलनात्मक अध्ययन किया कि गुणसूत्र कैसे व्यवहार करते हैं और जीन कैसे करते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट हो गई थी 1902 के आसपास। तो इन्होंने बोवेरी और सटन ने देखा, गुणसूत्रों का विभाजन देखा, अर्थसूत्री विभाजन में कैसे युग्मकों का निर्माण होता है। ये मैं आपको एक अलग टॉपिक में जब कोशिका विभाजन बताऊंगा, समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन वैसे बता दिया है मैंने आप लोगों को। 12th का है ये ना, तो 11th मैंने ही बताया है। तो आप देखे हैं किस तरह से अर्थसूत्री विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्रोमोसोम का स्वतंत्र संवहन ये दिखाया गया है, ठीक है। तो वैसे समझना चाहें समझ सकते हैं। जैसे अर्थसूत्री मियोसिस फर्स्ट का पश्चावस्था में ये कंडीशन होती है, पश्चावस्था में ये कंडीशन होती है। इस बाद में फिर ये एनाफेज में अलग होते हैं, ये अलग होते जाते हैं, ठीक है। मध्यावस्था के बाद पश्चावस्था ये एनाफेज, ठीक है। और धीरे धीरे फिर ये देखो टीलोफेज में ये अलग हो जाते हैं। ये संभावना 2 क्रॉस दिखाएगा, एक क्रॉस ये, एक क्रॉस ये। तो सटन और बोवेरी, यहाँ देखिए सटन और बोवेरी ने तर्क प्रस्तुत किया कि क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने में लाए जा रहे कारकों की बीज संयोजन का कारण बनेगा। सटन ने क्रोमोसोम के बीज संयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़ करके वंशागति का क्रोमोसोमवाद या क्रोमोसोम सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये इस सिद्धांत पर वैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है। तो क्रोमोसोम वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया? सटन ने दिया, ठीक है। उसके बाद मॉर्गन एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस मेंडल के सिद्धांत को अब मक्खियों पर, एक फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, उस पर उन्होंने अपना अध्ययन रिसर्च करना शुरू किया, ठीक है। और उन अपने साथियों के साथ में लेकर के क्रोमोसोमवाद सिद्धांत के प्रयोगात्मक सत्यापन करने के लिए उन्होंने देखा और कि प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यम पर ऐसे ये जो ड्रोसोफिला मक्खी है, फ्रूट फ्लाई, उसको कृत्रिम माध्यम पर रखा जा सकता है। ये अपना पूरा जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा कर सकती थी और इनमें एकल मैथुन से विशाल संख्या में संतति मक्खियों का उत्पादन संभव था। साथ ही लिंगों का विभेदन स्पष्ट था, नर और मादा की आसानी से पहचान की जा सकती थी। साथ ही इसमें आनुवंशिक विविधताओं के अनेक प्रकार थे जो कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप देखे जा सकते थे। तो ये सब इसकी विशेषता थी फ्रूट फ्लाई की। इसीलिए मॉर्गन ने इसको चुना कि इसमें लक्षण आराम से निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो मॉर्गन ने लास्ट में मॉर्गन ने वंशागति का जीन सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। वंशागति का जीन सिद्धांत, जब जीन की आ गया खोज कि क्रोमोसोम सिद्धांत तो है ही, बाद में उन्होंने जीन सिद्धांत की खोज किया, तो वो थे मॉर्गन, ठीक है। तो मॉर्गन ने देखा कि ये जैसे क्रोमोसोम सिद्धांत है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत सटन ने दिया। वंशागति का जीन मत या जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? मॉर्गन ने दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। अब ये अगला टॉपिक है संलग्नता एवं पुनर्योजन, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है। संलग्नता और पुनर्योजन, ठीक है। संलग्नता का मतलब होता है कि जो लिंकेज है, ठीक है। पहले तो आप संलग्नता समझिए, संलग्नता है क्या। जो संलग्नता है एक साथ साथ रहना, संलग्न साथ साथ बंधे रहना, मतलब गुणसूत्र पर जो जीन होते हैं वो
एक साथ साथ एक लिनियर रेखा में, एक रेखा में वो लगे रहते हैं एक साथ साथ, और उनकी टेंडेंसी होती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ साथ जाना, पीढ़ी टू पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहना, ये होती है लिंकेज। ठीक है। और क्योंकि कहा भी जाता है, अगर लिंकेज की परिभाषा में कहा जाए तो टेंडेंसी ऑफ जीन्स, लिंकेज को परिभाषित किया जाए तो टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। आनुवंशिकता की प्रक्रिया में जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है पैतृक लक्षणों का, उसमें इनकी टेंडेंसी होती है, लिंकेज ग्रुप की टेंडेंसी होती है एक साथ रहने की। जैसा कि बताया कि जैसे मोती के माले होते हैं, दाने होते हैं, उसमें मोती दाने होते हैं माले में, उस तरह से जीन्स होते हैं किसी एक गुणसूत्र पर। डीएनए एक लंबा सूत्र रेखा होता है, डीएनए एक धागे जैसा लंबा रहता है, उस पर दाने दाने जो लक्षण होते हैं वो जीन्स होते हैं। तो जो बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, वो एक साथ ही चले जाते हैं दूसरी पीढ़ी में, वो लिंकेज होता है। और पुनर्योजन कब? जब क्रॉसिंग ओवर होता है। मियासिस के जो पैचिटीन अवस्था है, फर्स्ट प्रोफेज अवस्था में, प्रोफेज 5 अवस्थाओं से होता है, 5 अवस्थाओं में से एक पैचिटीन है। ठीक है। तो पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर शुरू होता है और डिप्लोटीन तक जाके समाप्त हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्रॉस करते हैं जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, नॉन सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम की जो क्रोमैटिड होते हैं, क्रॉस करके केजमेटा बनता है। केजमेटा बनने के बाद जिस पॉइंट पर ये क्रॉस करते हैं वहाँ से टूट करके फिर एक दूसरे से अदला बदली हो जाता है, विनिमय होता है, क्रॉस विनिमय, गुणसूत्रों का विनिमय पार्टों का। तो फिर रिकॉम्बिनेंट यानी उसी को बोलते हैं पुनर्योजन। ठीक है। इसको मैंने पढ़ाया है 11th में। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो लिंग संलग्न जीनों के अध्ययन हेतु मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के कई द्विसंकर क्रॉस किए और मेंडल द्वारा मैटर के किए गए द्विसंकर क्रॉसों के समान ही थे। मॉर्गन ने जो लिया देख लीजिए, देखो ये एक क्रॉस ये है, एक क्रॉस ये है, तो क्रॉस 2 संभावित क्रॉस किए हैं। जैसे देख लीजिए कि ये फीमेल का है और ये मेल का है। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से है, ये मेल और फीमेल का, और यहाँ पर देखिए F1 पीढ़ी में दोनों में एक हो गया क्या, एक क्रॉसिंग ओवर हो गया। देख लीजिए इसका ब्लू वाला इधर ब्लू आ गया, F1 पीढ़ी में आ गया, और इसका एक ऑरेंज वाला इधर आ गया मेल में। ठीक है। तो क्रॉसिंग अदला बदली हो गया, गुणसूत्रों की अदला बदली। ठीक है। तो यही होता है पुनर्योजन, फिर से जुड़ जाता है। इसी तरह से फिर आगे आप देखते जाएंगे इसको ध्यान से, ये आगे F2 पीढ़ी में, ये F2 पीढ़ी है, F2 पीढ़ी में भी फिर इसी तरह से क्रॉसिंग ओवर पुनर्योजन होते होते काफ़ी नए नए लक्षण, पैतृक लक्षण, नए संतानों में F2 पीढ़ी में नए दोनों पैतृकों के लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से स्वतंत्र व्यूहन के नियम पे अनेक रिजल्ट आते हैं। और ये देख लीजिए कि जो मॉर्गन ने प्रयोग किया था, उन्होंने देखा कि पीले शरीर श्वेत आँखों वाली मक्खियों का संकरण भूरे शरीर और लाल आँखों वाली मक्खियों के साथ किया, और फिर F1 संतति को आपस में क्रॉस करवाया। उसने देखा कि ये 2 जीन जोड़ी एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित नहीं हुई, और F2 का अनुपात 9:3:3:3:1 से काफ़ी भिन्न वाला 2 जीनों के स्वतंत्र कार्य करने पर यही अनुपात अपेक्षित था, वो नहीं मिला। मॉर्गन तथा उसके सहयोगी ये जानते थे कि जीन क्रोमोसोम में स्थित है। ठीक है। और उन्होंने शीघ्र ही यह भी जान लिया कि जब द्विसंकर क्रॉस में 2 जीन जोड़ी एक ही क्रोमोसोम में स्थित होती हैं तो जनकीय जीन संयोजनों का अनुपात अजनकीय प्रकार से काफ़ी ऊंचा रहता है। मॉर्गन ने इसका कारण 2 जीनों का भौतिक संयोग या जुड़ा होना बतलाया। मॉर्गन ने इस घटना के लिए सहलग्नता शब्द दिया। तो सहलग्नता जो शब्द है वो किसका दिया हुआ है? मॉर्गन ने दिया था। लिंकेज, लिंकेज शब्द को सबसे पहले किसने यूज किया? मॉर्गन ने। जो एक ही क्रोमोसोम की जीन जोड़ियों के साथ होने का द्योतन करता है। साथ ही अजनकी जीन संयोजनों के उत्पादन को पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन कहा गया। मॉर्गन तथा उसके साथियों ने यह भी पता लग किया कि एक ही क्रोमोसोम में स्थित होने पर भी कुछ जीन जोड़ी में अधिक सहलग्नता थी, अर्थात पुनर्योजन बहुत कम था। पुनर्योजन बहुत कम था। अधिक सहलग्नता का मतलब कि अगर जैसे ये मान लीजिए कि ये देखिए, मैं बता दूं आपको, जैसे ये है, ये मान लीजिए कि डीएनए का सूत्र है। अब यहाँ पर ये एकदम नज़दीक नज़दीक के जीन हो, इस तरह से नज़दीक या और नज़दीक नज़दीक हो। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सहलग्नता ज़्यादा है, साथ साथ ये ज़्यादा, जब भी ट्रांसफ़र होंगे साथ साथ जाएंगे। और यदि मान लीजिए कि ये एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, तो सहलग्नता कम होगा। तब सहलग्नता जब कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। यहाँ से अलग हो सकते हैं, यहाँ से अलग हो सकते हैं, तो टूट फूट करके अलग हो जाएंगे। लेकिन जब बहुत क्लोज रहेंगे तो संलग्नता ज़्यादा होगा, रिकॉम्बिनेशन पुनर्योजन कम रहेगा। जब संलग्नता कम रहेगा तो पुनर्योजन ज़्यादा रहेगा।
ठीक है। तो पुनर्योजन उन्होंने देखा कि कुछ जीन जोड़ी में अधिक संलग्नता थी, अर्थात पुनर्योजन बहुत कम था। उदाहरण के लिए उसने पाया कि श्वेत और पीली जीन जोड़ी में संलग्नता अधिक थी और इसमें पुनर्योजन 1.3% था, जबकि श्वेत और लघु पंख जीन का पुनर्योजन अनुपात 37.2% था, अर्थात इसमें संलग्नता कम थी। मॉर्गन के शिष्य एक थे अल्फ्रेड स्टीवेंट ने एक ही क्रोमोसोम में जीन युग्मों की पुनर्योजन आवृत्ति को जीनों के बीच की दूरी का माप मानकर क्रोमोसोम में इनकी स्थिति के रिकॉम्बिनेशन मैप बना दिए थे, जो आजकल पूरे जीनोम के अनुक्रम के निर्धारण में आनुवंशिक रूप नक्शे के लिए बहुत ही अधिक काम में लाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा ही बाद में मानव जीनोम अनुक्रमण परियोजना में भी प्रयुक्त किया गया है। तो इस तरह से मानव जीनोम परियोजना के लिए इनके प्रयोग काफ़ी काम आए। अब अगला टॉपिक है बहुजीनी वंशागति। ठीक है, बहुजीनी मल्टीपल एलील्स, बहुजीनी वंशागति कि आप मैंने एक बार बता भी दिया था। ये बहुजीनी वंशागति एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे आपने कोडॉमिनेंस में देखा था, मानव का ब्लड ग्रुप है वो एक तरह से बहुजीनी वंशागति ही है। ठीक है, बहुजीनी वंशागति। तो बहुजीनी वंशागति में होता क्या है कि इसको देख लीजिए। मेंडल के अध्ययन में मुख्यतः उन विशेष लक्षणों का वर्णन किया गया था जिनके स्पष्ट विकल्पी रूप होते हैं, जैसे कि पुष्प का रंग जो या तो बैंगनी होता था अथवा श्वेत। परंतु यदि अपने आसपास के चारों देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे अनेक लक्षण हैं जो उतने स्पष्ट नहीं हैं अथवा प्रवणता में फैले हुए। उदाहरण मनुष्य में हमें केवल लंबे और बौने लोगों के दो विभक्त स्पष्ट दृष्टिगत नहीं होते, परंतु हमें ऊंचाई के सभी संभावित परास मिलते हैं। इससे विशेषक लक्षण सामान्यतः 3 अथवा अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, अतः बहुजीनी लक्षण इन्हें बहुजीनी लक्षण कहते हैं। अनेक जीनों के शामिल होने के अतिरिक्त बहुजीनी वंशागति में पर्यावरण के प्रभाव को भी परखा जाता है। मानव त्वचा का रंग इसका एक अन्य उदाहरण है। बहुजीनी विशेषज्ञ में फेनोटाइप के प्रत्येक एलील का अपना योगदान होता है। प्रत्येक एलील का प्रभाव योजी होता है। इसे भली बात समझने के लिए 3 जीन ABC त्वचा के रंग के उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुजीनी वंशागति जो है उसको आप समझ सकते हैं कि बहुजीनी वंशागति मतलब कि बहुजीनी मल्टीपल एलील्स क्या है। इसमें मल्टीपल एलील को जो दर्शाया गया है कोडॉमिनेंस में मैंने बताया था। तो कोडॉमिनेंस में जो बहुजीनी वंशागति है ब्लड ग्रुप को दिखाया था, बहुगुण या मल्टीपल एलील्स। ठीक है, इसमें होता क्या है पहले समझ लीजिए कि जब किसी गुण, इसकी परिभाषा अगर नोट करना चाहें बहुजीनी वंशागति का, तो परिभाषा आप नोट कर लीजिए कि जब किसी गुण का निर्धारण करने वाली 3 या अधिक जीन्स में, जब किसी गुण का निर्धारण करने वाली 3 या अधिक जीन्स में कोई भी जीन समजात गुणसूत्रों में समान स्थान पर स्थित होती हैं तो उन्हें बहुजीनी या गुणात्मक विकल्पी कहते हैं, मल्टीपल एलील। ठीक है, इसका प्रमुख उदाहरण मानव में रुधिर वर्गों की वंशागति है। ठीक है, तो एक तरह से जो मल्टीपल एलील्स हैं वो आपने देखा कि किस तरह से एक जीन नहीं, 2 जीन नहीं, 3 जीन या उससे भी अधिक जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण दिखता है, जीनों का प्रभाव दिखता है एक साथ। ठीक है, तो उसे बहुजीनी लक्षण कहते हैं, बहुजीनी। तो आगे आप देखिए कि जो अभी आप देख रहे थे ABC त्वचा के गहरे रंग का नियमन करते हैं तथा अप्रभावी कारक ABC त्वचा के उजले रंग के लिए उत्तरदायी हैं। सभी प्रभावी एलील AABBCC कैपिटल में के जीनोटाइप का रंग सबसे गहरा होगा तथा सारे अप्रभावी एलील a, bb, cc की जीनोटाइप की त्वचा का रंग सबसे हल्का होगा, जैसा कि अपेक्षित है। 3 प्रभावी एलील तथा 3 अप्रभावी एलील वाले जीनोटाइप की त्वचा का रंग इनका मध्यवर्ती होगा। इस प्रकार जीनोटाइप 3 प्रभावी एलील 3 अप्रभावी एलील मध्यवर्ती। इस प्रकार जीनोटाइप में प्रत्येक प्रकार के एलील की उपस्थिति उस व्यक्ति के त्वचा के गहरे तथा हल्के रंग का निर्धारण करेगी। ठीक, बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता क्या है? जो बहुप्रभाविता है, बहुप्रभाविता में आपने देखा कि अब तक दृश्य प्रारूप फेनोटाइप अथवा अभिलक्षण के प्रभाव के विषय में ही जाना जाता है, परंतु ऐसे भी कुछ दृष्टांत हैं, उदाहरण हैं जहां एक एकल जीन अनेक दृश्य रूप फेनोटाइप लक्षणों को प्रकट करता है। ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। ठीक है, अगर एक ही जीन अनेक लक्षणों को प्रकट करता है तो
उसको क्या कहते हैं, बहुप्रभावी बताएंगे, बहुप्रभावी। तो ऐसे बहुप्रभावी ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिस्टैटिक। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिक। ये प्लियोट्रॉपिक होता है, ठीक है, एपिस्टैटिक नहीं होता, सॉरी, ये होता है प्लियोट्रॉपिक जो बहुप्रभावी होता है। ठीक है, तो बहुप्रभावी अर्थात प्लियोट्रॉपिक जीन कैसे होते हैं, ये कई आनुवंशिक लक्षणों के विकास को प्रभावित करता है। जो बहुप्रभावी अर्थात प्लियोट्रॉपिक जो जीन होते हैं वो कई आनुवंशिक लक्षणों के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, और इसकी जो वंशागति होती है, कुछ ऐसे भी उदाहरण मिले हैं, किसी आनुवंशिक लक्षण की वंशागति में 2 या अधिक एलील जीन्स की जोड़ियां अर्थात गैर एलीली जीन जोड़ियां काम करती हैं। इसे बहुजीनी वंशागति, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ये अलग चीज़ है। जो बहुगुण एलीलवाद, मल्टीपल एलील्स जो होते हैं वो यही होते हैं कि जिनमें एक ही आनुवंशिक लक्षण की वंशागति के लिए आबादियों में 2 के बजाय 3 एलीली जीन्स होते हैं, तो उसे बहुगुण एलीलवाद या मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और होता है बहुप्रभावी बहुप्रभाविता जो है, बहुप्रभावी जीन्स जो होता है वो क्या होते हैं, एक से अधिक दृश्य रूप प्रभाव रखने वाले जीन्स को बहुप्रभावी जीन्स तथा इस क्रिया को बहुप्रभाविता कहते हैं। साधारण सा सिंपल सा ये परिभाषा है, आप फिर से नोट कर लीजिए। बहुप्रभाविता किसे कहते हैं, एक से अधिक दृश्य रूप प्रभाव रखने वाले जीन्स को बहुप्रभावी जीन्स कहते हैं तथा इस क्रिया को बहुप्रभाविता कहते हैं। ठीक, ये क्लियर होगा, सिंपल से परिभाषा। तो ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं, ये आपने समझ लिया। अधिकतर मामलों में बहुप्रभाविता का मुख्य कारण एक जीन का उपापचयी परिपथ पर प्रभाव है, जिससे विभिन्न दृश्य प्रारूप फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में होने वाले फिनाइलकीटोमें व्याधि इसका एक उदाहरण है, फिनाइलकीटोन्यूरिया। इसको अभी आगे हम बताएंगे। यही बहुप्रभाविता का एक उदाहरण है फिनाइलकीटोन्यूरिया। यह रोग फिनाइल एलेनिन हाइड्रॉक्सिलेज नामक एंजाइम के लिए उत्तरदायी जीन में उत्परिवर्तन, एकल जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। यह अनेक दृश्य प्रारूपिक लक्षणों, फिनोटिपिक लक्षणों, मानसिक बंधन, बालों के कम होने तथा त्वची रंजन द्वारा व्यक्त होता है। यानी कि अगर यह जीन प्रकट हो गया तो आपके शरीर में कई सारे लक्षण प्रकट होंगे। मानसिक बुद्धि मंद हो जाएगी, बाल कम होंगे, त्वचा हल्की होने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने देखा बहुप्रभाविता। अब अगला टॉपिक जो अगला वीडियो होगा इस चैप्टर का पार्ट 3, ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 जो होगा उसमें हम बताएंगे लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, और उसमें बहुत सारे ये आप देखा, ये आनुवंशिक विकार, मेंडेलियन विकार, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, ये सब उसमें बताएंगे। हीमोफीलिया बताएंगे, कलर ब्लाइंडनेस बताएंगे, वर्णांधता बताएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है उस वीडियो और इस चैप्टर का लास्ट वीडियो इसका पार्ट 3 होगा। इसमें लिंग निर्धारण के साथ साथ मानव में लिंग निर्धारण, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो परीक्षा के दृष्टि से कुछ न कुछ समझो पेपर में अभी से छपा है। ये दूसरे पार्ट में और तीसरे पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट जो 2 नियम पढ़ा और उसके अलावा अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता पढ़ा, वो भी, ये पूरा का पूरा चैप्टर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, बार बार इसको वीडियो को देखिए, पसंद करिए, लाइक करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, और जो समझ में आए वो कमेंट करिए, और होमवर्क मैं दूंगा उसको पूरा करके दीजिए।